नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी का चैप्टर है, वो है सृजनात्मकता। जो उत्कर्ष क्लास की PDF है उससे आपको तो 2 घंटे क्लास है, वो बहुत ही कम समय में आपको पूरी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता जिसका मतलब होता है सृजन, मतलब विकास करना। तो स्टार्ट करते हैं। किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने की मौलिक प्रक्रिया सृजनात्मकता कहलाती है। किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने की मौलिक प्रक्रिया सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे हम देख सकते हैं, जो दूध से पनीर का बनना, तो ये एक प्रकार क्या है, सृजनात्मकता है। जो दूध से जो पनीर बनता है तो एक नई वस्तु बनती है, लेकिन मौलिक प्रक्रिया वही रहती है उसके अंदर। सृजनात्मकता की मौलिक चिंतन भी कहा जाता है। जो सृजनात्मकता होता है उसको मौलिक चिंतन भी कहा जाता है, क्योंकि सृजनात्मकता में नवीन वस्तुओं का निर्माण तो होता है, परंतु पुरानी वस्तु में मौलिकता नष्ट नहीं होते। तो पुरानी वस्तु है उसकी मौलिकता नष्ट नहीं होती उसके अंदर। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता जन्मजात होती है। जो सृजनात्मकता है वो जन्मजात होती है, इससे बनाया नहीं जा सकता। इसे बनाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इसका विकास वातावरण के प्रशिक्षण प्रदान करने से होता है। इस कारण सृजनात्मकता को जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की माना गया है। बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता का गुणों का विकास बाल्य अवस्था में होता है, और यह जीवन के 30 वर्षों से अधिक प्रभावी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। जो बालिक बालिकाओं में सृजनात्मक गुणों के विकास है वो बाल्य अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं, और यह 30 वर्षों से अधिक तक रहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सृजनात्मकता अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से का हिंदी रूपांतरण है, जिसका उत्पत्ति क्रिएट शब्द से मानी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पैदा करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पैदा करना। अब जो इसके बारे में, सृजनात्मकता के बारे में जो मुख्य परिभाषाएं दी गई थी, तो इसके अंदर सबसे पहले दी थी क्रो एंड क्रो ने। तो इनके द्वारा बताया गया था सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है, मौलिक परिणामों और मानसिक प्रक्रिया। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया मानी गई है। इसके बाद में जो दिया था वो था जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा थी, सृजनात्मकता संबंध नवीन वस्तु के उत्पादन एवं रचना से होता है। सृजनात्मकता संबंध नवीन वस्तु के उत्पादन एवं रचना से होता है। नेक्स्ट देखते हैं गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी थी, जिसका अर्थ होता है सृजनात्मकता संबंध नवीन उत्पादन और नवीन उत्पादकता। तो इन 3 शब्द को आपको ध्यान में रखना है। नवीन उत्पादन और नवीन उत्पादकता से मानी गई है। उसके बाद जो आए थे वो थे स्टेन। स्टेन के अनुसार जो परिभाषा दी गई थी वो थी, वह कार्य जिसका परिणाम नवीन हो तथा वह किसी वर्ग या समूह का मान्य हो, सृजनात्मकता कहलाती है। वह कार्य जिसका परिणाम नवीन हो तथा वह किसी वर्ग समूह द्वारा, यह याद रखना आपको, वर्ग और समूह के द्वारा मान्य हो, वर्ग समूह द्वारा मान्य हो, वो सृजनात्मकता कहलाती है। उसके बाद आए थे बेरल ने दी थी, पूर्व की विद्यमान वस्तुओं को मिलाकर नवीन वस्तु का निर्माण करना सृजनात्मकता है। पूर्व की विद्यमान वस्तु को मिलाकर नवीन वस्तु का निर्माण करना ही सृजनात्मकता
कहलाती है। ड्रेवल के अनुसार जो परिभाषा दी गई थी वो थी सृजनात्मकता का वे योग्यता है जिससे व्यक्ति नवीन रचना करता है। उसके बाद में आए थे टॉरेंस ने दी थी सृजनात्मकता एक ऐसी घटना है जिससे व्यक्ति एक नवीन संप्रत्यय का निर्माण करता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अब देखते हैं सृजनात्मकता के स्वरूप कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर पहला स्वरूप है सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार की होती है। तो सृजनात्मकता होती है वो जन्मजात होती है और अर्जित दोनों प्रकार की मानी गई है। मुख्यतः व्यक्ति में सृजनात्मकता के गुण जन्मजात होते हैं। जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, परंतु उसका विकास वातावरण के प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। तो इसको जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की मानी गई है। दूसरी इसकी विशेषता है वो है विविधता। सृजनात्मकता में अनेक कार्यों को श्रेष्ठतम रूप से करने की भाव निहित होता है तथा उसे भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। जो सृजनात्मकता होती है उन कार्यों को श्रेष्ठ रूप से करने के भाव निहित होते हैं तथा उसे भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। इस कारण सृजनात्मकता को विविधता का गुण निहित होता है। तो इसके अंदर सृजनात्मकता गुण निहित होता है। तीसरा पॉइंट है इसका, सृजनात्मकता बुद्धि से भिन्न होती है। सृजनात्मकता को बुद्धि से भिन्न माना गया है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि दोनों ही अलग अलग तत्व होते हैं। तो ये अलग अलग किस प्रकार से होते हैं देखते हैं। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि एक प्रतिभाशाली बालक में सृजनात्मकता गुण अधिक होते हैं, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि के बालक में भी सृजनात्मकता के गुण अधिक हो सकते हैं। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि एक प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो सृजनात्मकता के गुण अधिक होते हैं, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि के बालक में भी सृजनात्मकता के गुण अधिक हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। और जो नोट दिया हुआ है उसके अंदर बताया गया हमें सृजनात्मकता एवं बुद्धि में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। दोनों के अंदर किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? सकारात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक कभी सृजनात्मक बालक नहीं बन सकता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक सृजनात्मक बालक जो होता है वो प्रतिभाशाली बालक बन सकता है। सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली बालक बन सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक कभी सृजनात्मक बालक नहीं बन सकता। अगला जो इसका पॉइंट है वो है सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। तो जो सृजनात्मकता होती है वो सार्वभौमिक होते हैं। किसी समय परिस्थिति के अनुसार सृजनात्मकता विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसलिए इसे सार्वभौमिक माना गया है और इसको अपसारी चिंतन भी माना गया है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन होता है, वो अपसारी चिंतन होता है, क्योंकि सृजनात्मक में किसी एक वस्तु के संदर्भ में अनेक प्रकार के विचार मौलिक चिंतन किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसका आता है मौलिकता। मौलिकता सृजनात्मकता एक मौलिक चिंतन है। ये बात आपको पहले भी बता दी गई थी, जिससे किसी वस्तु के मूल स्वरूप को नष्ट किए बगैर नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो इससे सृजनात्मकता के मौलिक का भाव निहित होता है। इसके अंदर क्या होता है कि मूल स्वरूप को नष्ट किए बगैर ही एक नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है उदय प्रारंभ में ही, मतलब शुरुआत में ही बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता गुण बाल्यावस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था के अंदर ही उनमें ऐसा गुण आ जाता है, जैसे पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं।
इस बात से आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है निरंतरता, मतलब लगातार जो चलने वाली है। सृजनात्मकता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। उसके बाद आता है परिवर्तनशील। सृजनात्मकता विचारों में समय परिबद्ध स्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है या किया जा सकता है, तो उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद में आता है क्रमबद्धता, ये लगातार चलती है क्रमबद्ध के अनुसार, और इसका मापनीय संभव होता है, इसको मापा जा सकता है सृजनात्मकता। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनता है बार बार परीक्षा में। सृजनात्मक प्रक्रिया का चरण, चरण कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, या प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। तो नंबर 1 इसमें दी गई है। नंबर 1 है एलन हर्बर्ट के अनुसार। एलन हर्बर्ट के अनुसार विश्लेषण, इंक्यूबेशन, प्रेरणा और सत्यापन। तो ये एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला विश्लेषण, इंक्यूबेशन, प्रेरणा और सत्यापन। और इसके बाद जो दी गई है वो है इसके बाद जो दी गई है मॉस एच रॉबिन्स के अनुसार। इसके अनुसार है तैयारी, इंक्यूबेशन और प्रेरणा और सत्यापन। तो इसके अंदर आपको तैयारी और विश्लेषण में अंतर ध्यान रखना है, किसने क्या बताया था। अब इसके बाद जो आता है वो है मन के अनुसार। मन के अनुसार तैयारी, इंक्यूबेशन, सहजबोध और पुनरावृत्ति, ये 4 शब्द दिए थे। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मनोविज्ञान का परिचय। अब उसके बाद आता है सृजनात्मक बालक की विशेषता एवं उनका परिचय। उनकी विशेषता कौन कौन सी है और उनका परिचय। तो नंबर 1 पे आता है इनके विचारों में नवीनता। इनके विचारों में नवीनता एवं मौलिकता का बोध होता है। जो इनके विचार होते हैं वो नवीनतम होते हैं और उनमें मौलिकता होती है। दूसरा इसके अंदर दिया गया है इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो उच्च होती है 90 से 120 तक। और अगला दिया है दूरदृष्टि और दूरदर्शी। दूरदृष्टि और दूरदर्शी। नंबर 4 पे दिया गया निर्णय करने में सक्षम। ये निर्णय करने में सक्षम होते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। समायोजन करने में सक्षम, अगला है इसका समायोजन करने में सक्षम। और ये साहसी होते हैं और जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। इनके विचारों में स्वाभाविकता झलकती है। इनका व्यक्तित्व जटिल होता है, यह आपको ध्यान रखना है, सरल नहीं करना है, जटिल होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति की अधिकता होती है। इसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इनके व्यक्तित्व में संकालु प्रवृत्ति होती है। इनके द्वारा सामान्य बातों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो हमारे लिए वो सामान्य बात है, वो सृजनशील बालक हुआ है, उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रत्येक कार्य में संदेह अधिक रखते हैं। किसी भी कार्य को करने में संदेह अधिक रखते हैं। ये कल्पनाशील की अधिकता होती है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व रखते हैं। नेक्स्ट है इनके अंदर संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। अपने विचारों को ये बालक दबाकर नहीं रख सकते। अपने विचार जो होते हैं वो इनको दबाकर नहीं रख सकते हैं। ये गलत बातों को विरोध करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति ये क्या होते हैं, सजग होते हैं। ये बालक दूसरों के सुझावों को स्वीकार करते हैं तथा उनके विरोध का
बुरा नहीं मानते। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ये दूसरों के सुझाव को स्वीकार करते हैं, कोई भी इनको सुझाव देता है तो उसको स्वीकार करते हैं तथा उनके विरोध का बुरा नहीं मानते हैं। ये लग्नशील एवं परिश्रमी होते हैं। ये लग्नशील एवं परिश्रमी बालक होते हैं। अब नेक्स्ट है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसका पहला तत्व है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह के आज से किसी परिस्थिति समस्या के संदर्भ में व्यक्ति द्वारा बिना किसी रुकावट बाधा के बोलना, वो धारा कहलाती है। धारा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। धारा जो है उसको 3 प्रकार की माना गया है। वैचारिक धारा प्रवाह है, सहचार्य धारा प्रवाह और अभिव्यक्ति धारा प्रवाह। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वैचारिक, सहचार्य और अभिव्यक्ति धारा प्रवाह। वैचारिक धारा प्रवाह होती है अपने विचारों के बिना बाधा के प्रकट करना। अपने विचार जो होते हैं उन्हें बिना किसी बाधा के प्रकट करना वैचारिक धारा प्रवाह कहलाती है। सहचर्य, यह वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित करना। और अभिव्यक्ति धारा प्रवाह होती है किसी व्यक्ति से विभिन्न प्रकार को वस्तुओं का निर्माण करना, अभिव्यक्ति धारा प्रवाह कहलाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट हमने देखा था प्रमुख तत्वों में धारा प्रवाह। दूसरे नंबर पर आता है लोचशीलता। अब लोचशीलता क्या होती है? किसी विषय वस्तु को विभिन्न आयामों से प्रकट करना या किसी समस्या को अनेक प्रकार से समाधान करना लोचशीलता कहलाती है। लोचशीलता का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को विभिन्न आयामों से प्रकट करना या किसी समस्या को अनेक प्रकार से समाधान करना लोचशीलता कहलाती है। अपने विचारों को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया लोचशीलता कहलाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा तत्व देखते हैं, इसका कौन सा है? मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है नवीन वस्तु का निर्माण होता है जिससे परंतु मौलिक गुण नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सृजनात्मक वाला एक मौलिक चिंतन है। उसके बाद आता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में आपको ध्यान में रखना है, संवेदनशील में व्यक्ति बालक प्रत्येक वस्तु के गुण दोषों की व्याख्या करता है। संवेदनशीलता के अंदर बालक प्रत्येक वस्तु के गुण एवं दोषों की व्याख्या करता है, क्योंकि बालक संवेदनशील में वस्तु के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है विस्तारण। अब विस्तारण क्या होता है? सृजनात्मकता में विस्तारण का भाव निहित होता है, क्योंकि सृजनात्मक बालक प्रत्येक वस्तु की विस्तृत व्याख्या सरल पूर्वक कर सकता है। किसी भी वस्तु की विस्तृत व्याख्या को सरल रूप में कर सकता है। उसके बाद आता है पुनः परिभाषीकरण, जिसका मतलब होता है सृजनात्मकता में मूल वस्तु के मौलिक गुणों के आधार पर नवीन वस्तु का निर्माण किया जा सकता है तथा उन्हें नवीन गुणों के आधार पर पुनः परिभाषित किया जा सकता है। तो यह गुण जो होता है वह पुनः परिभाषित करने का गुण है। अब इसके अंदर पहले तत्व देखे थे, अब देखते हैं मनोविज्ञान के आधार पर सृजनात्मकता के गुण, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के गुण 5 प्रकार के बताए गए। ये एग्जाम में आपको याद रखना, पूछ सकते हैं। पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मरण, तीसरा है अपसारी, चौथा अभिसारी और 5वां है मूल्यांकन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संज्ञान, स्मरण, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन, ये गिलफोर्ड के अनुसार बताए गए हैं। उनके बाद जो बात करते हैं वो है वेंकटरमैया। वेंकटरमैया के अनुसार इन्होंने भी 5 प्रकार के गुण बताए थे। मौलिकता, उसके बाद आता है स्वतंत्र निर्णय, मनोविनोद, स्वायत्तता और संवेदनशीलता। तो इनको भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें हिलमैन के अनुसार।
हिलमैन ने सृजनात्मकता के गुण 4 प्रकार के बताए हैं, जिसमें पहला है नवीनता, दूसरा है विश्लेषणता, तीसरा विस्मय और चौथा है अद्भुत या अनोखा। नवीनता, विश्लेषणता, विस्मय, अद्भुत या अनोखा। उसके बाद आता है बावेर मेहंदी। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मौलिकता, दूसरा प्रवाहिकता और तीसरा है लचीलापन। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। अब उसके बाद बात करें तो गुड के अनुसार, जो बताए गए हैं वो है 5-6 प्रकार के माने गए हैं। गुड ने 6 प्रकार के बताए थे इसको, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 1 पर है सहचर्य, दूसरा है आदर्श समता या नवीनता, मौलिकता, अनुकूलनता, लोच की नियंत्रता, तार्किक मूल्यांकन की योग्यता। तो इन सब को आपको ध्यान में रखना है। अब जो इसके सिद्धांत माने गए हैं मनोविज्ञान के रूप में, जो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं सृजनात्मकता का सिद्धांत, तो इसके अंदर नंबर 1 आता है। नंबर 1 पर है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आता है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, जो कोहलर ने दिया था। और उसके बाद आता है सहचर्यवाद का सिद्धांत। उसके बाद आता है स्वाभाविक प्रेरणा का सिद्धांत। उसके बाद उपयोगिता का सिद्धांत। उसके बाद जो आता है वो है अभ्यास का सिद्धांत। उसके बाद जन्मजात शक्ति का सिद्धांत। और 8वें नंबर पर आता है इच्छा शक्ति का सिद्धांत। और नंबर 9 पर है बौद्धिक दीवानगी का सिद्धांत। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण जो कथन थे वो कौन कौन से हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम है विश्व में सर्वप्रथम सृजनात्मकता का मापन गिलफोर्ड को जाता है। जो सर्वप्रथम मापन किया था सृजनात्मकता, उसका संबंध जाता है गिलफोर्ड महोदय को। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता का मापन करने हेतु केंद्रीय विमुख विधि या अपसारी चिंतन का प्रयोग किया था। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अपसारी चिंतन का प्रयोग किसने किया था? गिलफोर्ड ने। भारत में सर्वप्रथम सृजनात्मकता का मापन का श्रेय भारत के अंदर बाखेर मेहंदी को जाता है। अब्राहमसन ने सृजनात्मकता का मापन हेतु शाही दबा परीक्षण किया। तो अब्राहमसन है, उसने शाही दबा परीक्षण किया था। मेल कार्टो ने सृजनात्मकता का मापन हेतु सिंबांकन परीक्षण किया था। टोरेंसी का शाब्दिक या अशाब्दिक परीक्षण, टोरेंसी ने शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण किया था। डेलास व कोगेन ने सहसंबंध विधि का प्रयोग किया था। मार्क ने निरीक्षण विधि का प्रयोग किया था। मिनीसोटा एक शाब्दिक या अशाब्दिक परीक्षण है। मिनीसोटा एक क्या है? शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण है। जो नोट लिखे है उसके अंदर बताया गया सृजनात्मकता में मौलिकता, प्रवाहिकता, लचीलापन, विसरण या विस्तारण की मापन किया गया है। इसे तार्किक भी का मापन नहीं होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।